अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद एसिड्स। अब हम देखेंगे कि मेटल एंड नॉन मेटल एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो वो एसिड से रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करते। अब हम देखते हैं मेटल का एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक कंसीडर Na, sodium is a metal and reacted with acid, HCl is a strong acid। अब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर लिखा है H2, मतलब यहाँ से भी दो मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे, वो सारी चीज़ें बैलेंसिंग में आ जाती है। लाइक अगर हम यहाँ दो लगा देंगे तो NaCl, तो हमें सोडियम को भी दो करना पड़ेगा, उससे क्या होगा 2NaCl 2Na। हमारे रिएक्टेंट में भी है, जो हमारे ऊपर होता है जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो हमें रिएक्शन के बाद चीज़ें मिलती हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में 2 NaCl हैं, प्रोडक्ट में भी 2 Na है, एंड रिएक्टेंट में 2 क्लोरीन है एंड प्रोडक्ट में भी 2 ही क्लोरीन है, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो अब हमने यहाँ पर ये देखा कि जब कोई मेटल एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, एंड हाइड्रोजन गैस जब निकलेगी तो जब हम इसे बर्न करेंगे और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड से बर्न होगी, मतलब जब हम हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे तो एक साउंड आएगी, कैरेक्टरिस्टिक साउंड आएगी। वहीं नॉन मेटल्स जो है वो एसिड से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद बेसिस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो यहाँ पर मेटल्स भी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे एंड नॉन मेटल्स भी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। बेस मतलब जिसमें OH हो, लाइक NaOH, ये एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है किसी बेस का। आप जिसमें भी OH हो ग्रुप हो, OH ग्रुप हो, वो एक बेस होता है। तो मेटल्स जो है लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्ट करेंगे और हमें जो बाई प्रोडक्ट होगा उसमें भी हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। वहीं जो नॉन मेटल की रिएक्शंस होती हैं बेस के साथ वो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि एसिड्स में नॉन मेटल एंड मेटल एंड बेसिस में नॉन मेटल एंड मेटल का। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम उसको भी देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब जब एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से हटा दे, मतलब डिस्प्लेस कर दे। इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है वो होता है लाइक कॉपर सल्फेट। ये एक सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, ब्लू कलर सॉल्यूशन, और अब हमने इसमें डाला जिंक। तो अब इसमें क्या रिएक्शन होगी ये देखते हैं। अब हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक जो है कॉपर के सॉल्यूशन में से कॉपर को ही हटा देगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा Zn, और SO4 आएगा यहाँ से। और क्योंकि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है तो कॉपर हमारा साइड में प्रोडक्ट हो जाएगा और ये नीचे डिज़ोल्व हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन जो पहले ब्लू कलर का था अब वही सोल्यूशन हमारा कलरलेस हो जाएगा। तो ये है एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब हमें ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ये फैक्ट है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पाया। अगर जिंक जो है वो कॉपर से लेस रिएक्टिव होता तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होती। और अगर हम आयरन को भी जोड़ लें तो हमारी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो होता है जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अब हम इसमें क्या समझते हैं कि अगर मान लीजिए FeSO4 आयरन का सोल्यूशन है एंड CuSO4 कॉपर का सोल्यूशन है, और एक ले लेते हैं हम ZnSO4। तो अब इसमें से देखते हैं कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। अब जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन द बोथ। तो जिंक जो है अगर हमने जिंक लिया तो वो आयरन के सोल्यूशन में से आयरन को हटा देगा और बन जाएगा ZnSO4। कॉपर के सोल्यूशन में से जिंक कॉपर को हटा देगा और बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। वहीं अगर हम आयरन की बात करें, हमने आयरन को रिएक्ट करवाया कॉपर के सोल्यूशन से। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा FeSO4 और हमें कॉपर अलग से प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा।
वहीं अगर हम आयरन को ZnSO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो इनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। वहीं अगर हम कॉपर की बात करें, हमने कॉपर को रिएक्ट करवाया FeSO4 से एंड ZnSO4 से, तो क्योंकि कॉपर सबसे लीस्ट रिएक्टिव है तो ना ही तो FeSO4 के साथ रिएक्ट करेगा और ना ही ZnSO4 के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये हो जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अब इसको हम रब कर देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। When more reactive element displaces the less reactive element from its salt solution. When more reactive element displaces the less reactive element from its salt solution, from its salt solution, तो ये हो गए हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है रिएक्शन का, जब हमें मेटल की कोटिंग करनी होती है किसी दूसरे मेटल पे तो यही कंसेप्ट हमारा काम में आता है। मान लीजिए कोई भी आयरन का सब्सटेंस है, अब हमें पता है कि आयरन पे जंग लग सकती है, उस पर रस्ट हो सकती है आसानी से। अगर हम आयरन को खुला हुआ छोड़ देंगे तो बहुत ही ईजिली रस्ट लग जाएगी। तब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मदद लेंगे, फिर हम जिंक की कोटिंग एक करेंगे आयरन के ऊपर, और जब जिंक की कोटिंग हो जाएगी आयरन के ऊपर तो हमारे जो मेन सब्सटेंस है आयरन, उस पर जंक नहीं लगेगी और वो रस्ट से प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं मेटल के यूजेस एंड नॉन मेटल के यूजेस। मेटल के यूजेस आपको हर जगह मतलब अपने आसपास मेटल दिखता ही है, तो आप इसमें एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, लाइक ऑटोमोबाइल्स। मेटल्स ऑटोमोबाइल में प्रेजेंट होते हैं। ऑटोमोबाइल्स मतलब कि जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, कार, बाईसाइकिल, उसमें आयरन होता है, कॉपर होता है। इंडस्ट्री में, मशीन्स में मेटल भरपूर मात्रा में हमें मिलते हैं। एरोप्लेन्स, फिर हमारे यूटेंसिल्स हो गए, हर जगह मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। और दो मोर जो इम्पॉर्टेंट मेटल्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में काम में आते हैं वो है मैग्नीशियम एंड आयरन। अब आपको याद रखना है, मैग्नीशियम जो होता है वो प्लांट की बॉडी में क्लोरोफिल नाम के केमिकल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, और जो ग्रीन कलर जो लीव्स का होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, एंड क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। और वहीं ह्यूमन बॉडी में आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन, ह्यूमन बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो रेड कलर की होती हैं हीमोग्लोबिन की वजह से, और हीमोग्लोबिन का जो मेन सेंटर बना होता है वो आयरन से बना होता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट मेटल्स हैं। और वहीं नॉन मेटल्स जो है वो हमें आसपास ऐसे देखने को नहीं मिलते ईजिली, लेकिन उनका यूज़ हमारे लाइफ पर बहुत बड़ा है। लाइक ऑक्सीजन की बात करें तो हम इसको इनहेल करते हैं, इट इज़ अ नॉन मेटल। क्लोरीन वाटर प्यूरिफिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर प्यूरिफिकेशन, जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं उनको हम ईजिली मैन्युअली साफ़ नहीं कर सकते, तो हम उसमें क्लोरीन डाल देते हैं जो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, और वो वाटर को और साथ साथ उसके टैंक को भी साफ़ कर देता है। फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं, जो हमारी सॉइल की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। आयोडीन जो है वो एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। अब एंटीसेप्टिक क्या होता है, जर्म्स से लड़ने वाली चीज़ और उनको मारने वाली चीज़, तो आयोडीन एक दवाई की तरह भी काम करता है। अब बात आती है सल्फर की। सल्फर एंड फॉस्फोरस अगेन ये क्रैकर्स में हमारे यूज़ होते हैं, जो हम क्रैकर्स जलाते हैं उसमें सल्फर एंड फॉस्फोरस भी यूज़ होते हैं। तो ये कुछ यूजेस हो गए। अब एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आता है एलिमेंट एंड एटम। दो इम्पॉर्टेंट टर्म है जिनको हम समझ लेते हैं, एलिमेंट एंड एटम। अब एलिमेंट क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करी, ये एक एलिमेंट है। अब हमने यहाँ पर फॉस्फोरस की बात करी, यहाँ ये एक एलिमेंट है। अब हम कोई भी मेथड ले लें, चाहे हम बिजली की मदद से जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, या फिर कोई भी मेथड से अगर हम इनको फर्दर नहीं तोड़ पाएंगे,
हम इनसे कोई एक नया प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। फॉस्फोरस है तो वो फॉस्फोरस ही रहेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा उसके इंडिविजुअल एटम में टूट जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा। तो ये हो जाता है एलिमेंट, जो बेसिक नेचर होता है वो एलिमेंट है। और हमारे पूरे नेचर में 94 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो नेचुरली हमें देखने को मिलते हैं। और वही बात करें हम एटम की, एटम बिल्कुल जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, जैसे ऑक्सीजन का एटम है O एंड O, तो इसको हम अब फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। वही फॉस्फोरस ये इंडिविजुअल एटम है, यहाँ से हमें 2 एटम मिल सकते हैं। सल्फर एक इंडिविजुअल एटम है, आयोडीन भी I2 के रूप में होता है, सल्फर S8 के रूप में हमें मिलते हैं। और अगर हम इसका एटम लिखें तो सीधा सीधा सल्फर होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है एलिमेंट एंड एटम के बीच में। एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते एंड एलिमेंट जो है वो बेसिकली 94 ही है। हम इनके कॉम्बिनेशन से, अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, अलग अलग केमिकल बना सकते हैं, लेकिन मेन एलिमेंट्स 94 ही रहेंगे। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके थोड़े से कीवर्ड्स लिख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कंसेप्ट तुरंत आ जाए। अब हम अपने इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज एटम, कंडक्टर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है। डक्टिलिटी, एलिमेंट्स, हार्डनेस, मेलिएबिलिटी, मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स एंड सोनोरस। अब यहाँ पर एक नया टर्म आता है मेटलॉइड। तो आपके जो हमने मटेरियल्स पढ़े वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को तो पढ़ लिया एंड मेटलॉइड्स एक और कैटेगरी होती है। तो इनमें होता क्या है, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी शो करती है। जैसे रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मेटल्स से कम रिएक्टिव होंगे लेकिन नॉन मेटल्स से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। और अगर हम रस्टिंग की बात करें या फिर कोई सी भी रिएक्शन ले लें तो वो हमेशा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच का ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हो गए मेटलॉइड्स। मेटलॉइड जो हमने अभी एलिमेंट्स पढ़े थे वो एलिमेंट्स ही 3 कैटेगरी में है, मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल। तो ये हमारे इस चैप्टर के कीवर्ड्स हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।